हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सिंपल लर्निंग टिप्स हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मॉडल पार्ट 2। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो चेक करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM मॉडल्स के जो 5 मॉडल है उसमें से जो पहला मॉडल फॉर्मबर्न मॉडल ऑफ HRM वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा वीडियो जो है हिंदी में ही बात करूँगी। ठीक है, तो चलो तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं हार्वर्ड मॉडल। तो जो ये हार्वर्ड मॉडल है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉलिसी चॉइसेस, ह्यूमन रिसोर्स आउटकम्स, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। जैसे पहले आप देख सकते हैं स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। अब इसका मतलब ये है कि एक एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिस्से हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के हित, उनके जो इंटरेस्ट है उसका एक संतुलन बना रखे, उसका बैलेंस बना रखे। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के किसी एक ही सेक्शन में काम करे या एक ही सेक्शन पे ध्यान दे। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स की जो हित है, जो उनके डिमांड्स है, सिर्फ उन्हीं पे काम करें। अगर आप एक अच्छे कंपनी या अच्छे मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूरी है कि आप दोनों एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स और स्टेक होल्डर्स सबके जो हित है उस पर ध्यान दें। अब अगर मुझे एक एग्जांपल देना है तो जैसे एक फैक्ट्री में सैलरी के लिए स्ट्राइक चल रहा है। मान लीजिए उनको चाहिए 10% या 20% सैलरी हाइक, लेकिन जो कंपनी के मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो सिर्फ देना चाहते हैं 2%। तो एचआर मैनेजर या एचआर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर्स, जो आप इसमें जो कैटेगरीज देख सकते हैं जैसे शेयर होल्डर्स हो गए या मैनेजमेंट हो गए या जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके एक ग्रुप हो गए या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, आप उनको भी नहीं इग्नोर कर सकते। जब अब एक फैक्ट्री या मान लीजिए गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको इतना मिनिमम वेज देना ही है एक स्टेट में या एक कंट्री में, तो उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। आपको उससे नीचे नहीं जा सकते। अगर आप चले गए, अगर वो कंपनी मिनिमम वेजेस के बिलो चले गए तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। और जो यूनियंस हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के बीच में जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या कुछ बातचीत होती है तो यूनियंस उसमें, यूनियन मतलब जो ट्रेड यूनियंस या जो एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं वो लोग एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं ताकि वो नेगोशिएट करे, वो एक कंक्लूशन पे रीच हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि 20%। अब ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ ने मांग लिया और तुरंत मैनेजमेंट ने वो डिमांड पूरा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो लोग बोलेंगे 2%, तो आपको बीच में लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 12% या एक 15% इंक्रीज। तो इस तरह बातचीत के लिए यूनियंस जाते हैं और शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, सबके हित और को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन लेके आना है, एक बैलेंस लेके आना है कि सबकी मांगे पूरी हो। ये एक एचआर मैनेजर का काम है कि वो शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज दोनों के हित को बरकरार रखे। यही आपका पहला जो फैक्टर है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्वर्ड मॉडल में है आप देख सकते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। अब सिचुएशनल फैक्टर्स मतलब जो स्थिति, जैसे स्थिति बदलती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर्स या जो वो लोग अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को भी, जैसे पॉलिसी में अगर वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो कंटीजेंसी फैक्टर्स है, मतलब जो आकस्मिक फैक्टर्स होते हैं जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को एक पॉलिसी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो है सिचुएशनल फैक्टर्स, जैसे वर्कफोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख सकते हैं एक ही चीज़ ही उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँगी तो मैं बोलूँगी जो पैंडमिक हुआ था, तो एटलीस्ट जो कुछ कंपनीज हैं उन लोगों ने कभी भी आईटी कंपनी के अलावा किसी और कंपनीज ने सोचा भी नहीं होगा कि वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन भी है। जैसे मान लीजिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी ये सोचा नहीं होगा कि वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन है, लेकिन जब ये पैंडमिक हुआ और जब वैसा एक सिचुएशन आ गया तो एचआर मैनेजर्स और जो पूरा वर्क फोर्स का जो नेचर है वो पूरा बदल गया। और ये पॉसिबल हुआ कि सिर्फ आईटी कंपनीज में ही नहीं, बाकी सेक्टर्स में भी वर्क फ्रॉम होम के पॉसिबिलिटी हैं। तो अभी जो है कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, या कुछ लोग मतलब कभी एक दिन के लिए ऑफिस आना चाहते हैं। तो जब आप एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, आपको सारे चीज़ें जो भी बदलाव हुआ है या जो भी मार्केट का सिचुएशन है, जैसे गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी लेके आए हैं या कुछ और चेंजेस करके लेके आए हैं, तो आपको उन सब के जो या कुछ नया स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एचआर पॉलिसी प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला, एचआर पॉलिसी चॉइसेस। तो जो सारे फैक्टर्स हैं आपने उसको ध्यान में लिया और फिर एक आप अच्छे से वर्क फ्लो सिस्टम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है उससे क्या मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स परिणाम, आउटकम्स। जब आप एक अच्छा पॉलिसी, जैसे मैंने जो भी फैक्टर्स पहले बताया उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एक अच्छा पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो उसका नतीजा क्या मिलेगा? अच्छा नतीजा मिलेगा। जैसे एम्प्लॉयज़ की प्रतिबद्धता बढ़ेगी कंपनी की तरफ, उनकी क्षमता बढ़ेगी। कॉन्ग्रुएंस मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो एकता है वो बढ़ेगी और आप ज़्यादा पैसा भी बचा सकते हैं। तो ये है उसका आउटकम। नेक्स्ट, इन सारे जो फैक्टर्स को अगर आपने अच्छे से, अगर एक कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने अच्छे से फॉलो किया है तो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लॉन्ग टर्म परिणाम क्या मिलेगा? अब ये परिणाम एक कंपनी के लिए क्या कर सकता है? जैसे इंडिविजुअल वेलबींग, मतलब एक व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने ये सब अच्छे से फॉलो किया, एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस आप एम्प्लॉयज़ को दे पाए हैं, तो उससे क्या मिलेगा? एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश रहेंगे, वो आपके कंपनी के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। और इन सब से क्या होगा? एक फुली बैलेंस्ड, पूरी तरह से, जैसे उनके सारे सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नहीं, एम्प्लॉयर्स के भी लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो सारे फैक्टर्स को जब कंसिडर किए तो सारे, जैसे एम्प्लॉयज अपनी तरफ से तरक्की करेगी, कंपनी की तरक्की होगी, और इससे क्या होगा? ज़्यादा सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा, ज़्यादा नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। और जब जब किसी की सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इससे अपने इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो सकती है। तो सोसाइटल के लिए भी एक वेल बीइंग फैक्टर्स हो सकता है अगर एक अच्छे एचआर पॉलिसी एक कंपनी में अडॉप्ट की है। तो ये है हार्वर्ड मॉडल। होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो मैं वो भाग आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट है गेस्ट मॉडल। गेस्ट मॉडल में, इस मॉडल को वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसको उल्टे तरफ से देखें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एचआर मैनेजर्स कुछ स्ट्रैटेजीज, मतलब रणनीतियाँ फ्रेम करते हैं। और वो कैसे फ्रेम करते हैं? उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जब उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी है तो वो उस जानकारी से एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते हैं और पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। और अगर इन सबको सही तरीके से लागू किया जाता है तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा सा परिणाम मिलेगा।
अब ये परिणाम क्या क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहेवियरल आउटकम्स, परफॉर्मेंस आउटकम्स, फाइनेंशियल आउटकम्स। ठीक है, तो इस मॉडल को आप पूरा 6 फैक्टर्स है तो आप उसको आधे कर लीजिए, आधा कर लीजिए। जैसे अगर एचआर मैनेजर्स को एक कंपनी की अच्छी सी जानकारी है, सिर्फ कंपनी की नहीं, बाहर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब जो बाहर जो कंपटीशन के कंपनीज है, उनकी जो अपोजिट कंपनीज है उनकी भी जानकारी हो, और वो लोग वो एक अच्छा सा एचआरएम स्ट्रैटेजी फ्रेम करे, तो इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। क्या क्या परिणाम है, वो है एचआरएम आउटकम्स, बिहेवियरल आउटकम्स, परफॉर्मेंस आउटकम्स, फाइनेंशियल आउटकम्स। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मॉडल को पूरे उल्टे तरफ से, मतलब उल्टे तरफ से मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे पहले है फाइनेंशियल आउटकम्स। फाइनेंशियल आउटकम्स मतलब आपके सांविधिक जो फाइनेंशियल परिणाम है, जैसे प्रॉफिट्स, आरओए मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस बढ़ेंगे। ठीक है, एक आप इतना सोचिए, लॉजिकली सोचिए, एक कंपनी को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एक कंपनी की प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगी, जब उनके एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो परफॉर्मेंस कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे उस परफॉर्मेंस में मतलब क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, उनका इनोवेशन, मतलब जो वो इनोवेट करते हैं, नई नई चीज़ों को जो वो खोजते हैं वो इंक्रीज करे, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज करे, और जो उनका प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, जो कम काम करते हैं या कम आउटकम लेके आते हैं, उनको कम करे, और एब्सेंटिज्म मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं आते या ज़्यादा छुट्टी लेते हैं उसको कम करे, टर्नओवर मतलब जो एम्प्लॉय ज़्यादा रिज़ाइन करते हैं अगर एक कंपनी में, तो उसको कम करें। ये सब है आपका परफॉर्मेंस परिणाम। तो अगर ये सब कम होता है तो आपका फिनेंशियल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा। अब इन सब को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिहेवियरल आउटकम्स। मैं पूरा उल्टे वे में आ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं उन सबको बिहेवियरल आउटकम्स में क्या क्या आता है। मोटिवेशन, आपको एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पॉजिटिव री मतलब पॉजिटिवली मोटिवेशन देना पड़ेगा। कॉपरेशन, उनके बीच में जो एक यूनिटी है, एक एकता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑफिस में गॉसिप और पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है, उनके बीच में एक कॉपरेशन लाना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप मतलब एक अपनापन लेके आना पड़ेगा कंपनी के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो कंपनी में उनकी इज्जत और उनका अपनापन है, तो वो खुद ही अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी मिलेगा। नाउ वो अगर ये जो बिहेवियरल आउटकम्स है उसको इंक्रीज करने के लिए आपको कमिटमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कंपनी बहुत रिजिड है कि आपको 9 to 5, जैसे मैंने बोला सिचुएशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको जो कंपनी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना पड़ेगा। जैसे अगर एक एम्प्लॉय ने रात भर काम करके एक प्रोजेक्ट को रिलीज किया है, तो अगर वो नेक्स्ट, और आपको पता है कि उस एम्प्लॉई ने 100% कंट्रीब्यूट किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब एम्प्लॉई कुछ छुट्टी मांगते हैं या कुछ एडवांस में कुछ पैसा मांगते हैं या कुछ लोन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये नहीं कि आप उनको रूल्स बोल के उसको रिजेक्ट करें। यू शुड, तो कंपनीज को वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सब है एचआरएम आउटकम्स। अब ये आउटकम्स हम लोग कैसे ला सकते हैं, बाय अगर उस कंपनी में अच्छे से एचआरएम प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जैसे अच्छे हायरिंग पॉलिसी हो। ये नहीं कि आपने छोटे छोटे रीजंस पे अच्छे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया, या सिर्फ आप एक नेपोटिज्म क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपके जो जान पहचान के लोग हैं, चाहे वो उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो या ना हो, फिर भी आप उनको हायर कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको प्रॉपर अप्रेजल्स देना चाहिए, कॉम्पनसेशन, और जो रूल्स और रेगुलेशंस मतलब इंडस्ट्री रिलेशंस जो है वो भी अच्छा सा होना चाहिए। अगर एक अच्छा एचआरएम प्रैक्टिसेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छा सा एचआरएम स्ट्रैटेजीज। अब बस मैं 1 मिनट में ये पूरा आपको एक लाइन में समझाती हूँ, तो आप इसको बस आप सही तरीके से देखिए। जैसे एचआरएम स्ट्रैटेजीज अगर अच्छा है,
तो आपका HRM प्रैक्टिसेस जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल अच्छा होगा। उससे क्या मिलेगा आपको? अच्छा HRM आउटकम्स, परिणाम मिलेगा, जैसे कमिटमेंट, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब मिलेगा। नेक्स्ट है बिहेवियर, तो उससे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियरल आउटकम्स बढ़ेंगे, जैसे उनके मोटिवेशन, कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बढ़ेगा। इन सब से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, और अल्टीमेटली हमें जो चाहिए कि कंपनी को प्रॉफिट मिले। आई थिंक वो प्रॉफिट को मुनाफा बोलते हैं ना, तो मुनाफा मिले, तो वो आपको मिल जाएगा जब आप इतने एफर्ट लिए हो। ठीक है, तो ये है गेस्ट मॉडल। अगला जो 2 मॉडल है, वारविक मॉडल और उल्ड्रिच मॉडल, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, या आप लोग और भी HR टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स पे भी आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो अगले वीडियो में इंक्लूड करूँगी। सो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।